हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण विधियाँ। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिन पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आपको ज़रूर जुड़ जाना है क्योंकि सारा जो आपको टीचिंग मटेरियल है वो वहीं पर मिलेगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे लॉगिन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फिर भी अगर क्वेरी है कुछ भी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये हमारा जो फ़ोन नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। हमारा जो ग्रुप चल रहा है मैं उसमें आपको शामिल कर दूँगी ताकि डायरेक्ट लिंक आप तक पहुँच जाए। और टीचिंग मेथड की बात करें तो इसको कहा जाता है हिंदी में शिक्षण विधियाँ। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो कि ये जो कुछ भी लिखा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगी और आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सारा ही नोट्स हिंदी में शेयर कर दूँगी। शिक्षण विधि यानी कि पढ़ाने का तरीका, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करते हुए क्या लिखा गया है कि इफ़ अ चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, मतलब अगर कोई बच्चा है जो वैसे नहीं सीख पा रहा है कि आप जैसे उसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वी शुड टीच द वे दे लर्न, तो हमें क्या सीखना चाहिए कि हम ऐसी कौन सी विधा सीख लें जिससे हम उन्हें अच्छे से सिखा सकें, ठीक है। हमारा मेन मकसद क्या होता है एज अ टीचर कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको हम बहुत अच्छे से समझा सकें, जो भी हम उसे पढ़ा रहे हैं उसे समझ में आ जाए। तो उसके लिए जो भी विधियों का उपयोग किया जाता है उसे शिक्षण विधि कहा जाता है। कल मैंने आपको बताया था कितने प्रकार की शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो लार्ज ग्रुप मेथड होती है जिसको हम कहते हैं कि जिसमें बहुत सारा क्राउड एक साथ बैठकर पढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे स्कूल्स होते हैं जिसमें 70 बच्चों की क्लास होती है, 100 बच्चों की क्लास होती है। तो लार्ज ग्रुप मेथड होती है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ एड्रेस करना होता है। स्मॉल ग्रुप में मतलब 2-2, 4-4 बच्चों का जो ग्रुप बनाकर उसमें पढ़ाया जाता है तो वो स्मॉल ग्रुप मेथड हो जाती है। इंडिविजुअल मेथड क्या हो जाती है, जब किसी एक ही बच्चे को एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो इंडिविजुअल मेथड हो जाती है। अब हम लार्ज ग्रुप मेथड मतलब जो बड़ा समूह होता है जिसमें हम पढ़ाने के लिए जो मेथड्स उपयोग में लाते हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो लेक्चर मेथड का अर्थ क्या होता है, व्याख्यान विधि, ठीक है। लेक्चर्स को क्या कहा जाता है, व्याख्यान विधि। और इसके जो प्रमाण मिलते हैं कि बहुत सबसे पुरानी विधि यही है लेक्चर मेथड, जिसमें एक टीचर होता है जो कि स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाता है। यदि कोई बड़ा सा क्लासरूम है, यहाँ पे कोई एक टीचर बैठा हुआ है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको वो एक साथ एक कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, तो जैसे पढ़ाएगा तो वो व्याख्यान देगा, उसको व्याख्यान विधि कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी मेथड है वो क्या है, टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में कुछ टीम्स बनाई जाती हैं, छोटी छोटी टीम्स बनाई जाती हैं और उन टीम्स को एक साथ एड्रेस किया जाता है, एक साथ उन्हें पढ़ाया जाता है, तो उसे कहा जाता है टीम टीचिंग विधि, ठीक है, जिसमें हम एक किसी टीम को एक साथ पढ़ाते हैं। नेक्स्ट होता है टीवी और वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो बहुत अधिक संख्या में भी हो सकते हैं। तो टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन का अर्थ यही होता है कि एक साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और समझाया जा सकता है। आगे आता है स्मॉल ग्रुप मेथड की बात कर लेते हैं, जो कि लार्ज ग्रुप से थोड़ा छोटा ग्रुप हो जाता है। उसमें कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, तो लेक्चर मेथड तो उसमें भी शामिल होती है, टीम टीचिंग भी शामिल होती है, टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन भी होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी एक मेथड होती है जो कि स्मॉल ग्रुप मेथड्स के लिए ली जाती है। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट मेथड होती है जिसमें एक कोई प्रोजेक्ट बच्चे को दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं उसे दिया गया है कि 15 अगस्त के लिए दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी पिक्चर्स और उनके बारे में डिटेल बनाकर एक कोलाज बनाइए। तो ये क्या हो गया, एक प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया। तो ये प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्हें बहुत सारा कुछ जानने सीखने का मौका मिलेगा। तो इसमें कुछ ऐसे बच्चे ले लिए जाते हैं कि हर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया। तो उन 10 बच्चों को एक छोटे से ही ग्रुप में सिखाया जाता है कि उन्हें प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल आपको देकर बताया है। फिर आता है ट्यूटोरियल, मतलब कि जिस तरीके से ट्यूशन दी जाती हैं, छोटे छोटे ट्यूटोरियल बनाए जाते हैं। केस स्टडी होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइप से, या फिर कोई ऐसी स्टडी हो गई, कोई एक मतलब किसी भी तरीके की कोई घटना घटी हुई है ना, उसकी स्टडी करना केस स्टडी हो जाता है। रोल प्ले में एक तरीके से एकांकी नाटक किया जाता है,
आपको बोला जाएगा कि आप महात्मा गांधी बन जाइए, आप नेहरू जी बन जाइए, और इस तरीके की कोई एक घटना है जिसको आप यहाँ पर चरितार्थ कीजिए। तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी विधि ये होती है, हिंदी पढ़ाने के लिए, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, कहानी पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होती, जब हम विज्ञान के लिए जब किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। जैसे बताया जा रहा हो अगर कि किस तरह से, अगर हम ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया आपका विनेगर, ठीक है, इन दोनों को जब हम एक साथ मिलाते हैं किसी एक सब्सटेंस में तो किस तरीके से ये क्रिया करता है, तो इसको समझाना होगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा करके, ठीक है। तो ये हो जाती है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल मेथड, मतलब जब हम किसी एक बच्चे को ही पढ़ा रहे हों, तो ट्यूटोरियल मतलब जिस तरह से ट्यूशन होती है। असाइनमेंट मतलब उन्हें कुछ काम करने के लिए दे दिया कि भाई आपको ये काम करना है, उसके बाद फिर उसको सबमिट करना है। प्रोजेक्ट वर्क, उन्हें एक छोटा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, उसके स्टडी भी हो जाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कुछ प्रोग्राम हो उसके इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी काम हो जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर से जो लर्निंग हो जाती है वो लर्निंग हो जाएगी। इसके बाद इंटरेक्टिव वीडियोस हो जाते हैं, रोल प्ले हो जाता है, सिम्युलेशन हो जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाता है, ओपन लर्निंग भी हो जाती है, पर्सनलाइज सिस्टम इंस्ट्रक्शन भी हो जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है खोज विधि, ठीक है, खोज विधि ये भी हो जाती है। तो ये इंडिविजुअल मेथड है जिसमें हम एक स्टूडेंट के बारे में ही बात करते हैं, इंडिविजुअल वे में उसे पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं लेक्चर मेथड के बारे में। तो लेक्चर मेथड बहुत ही सिंपल है। एक टीचर होता है यहाँ पर और बाकी बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। 100 की संख्या में भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उससे कम भी, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसमें एक टीचर अपने व्याख्यान को यहाँ से पढ़कर सुनाता है, बताता है और बच्चे उसको नोट करते हैं। लेकिन ये मेथड के कुछ डिसएडवांटेज हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं कि मेथड जो है वो बहुत ही बोरिंग मेथड हो जाती है। इसमें बड़े बच्चे तो चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो उतना अच्छे से उसे कैच नहीं कर पाते हैं। या फिर जो फ्रंट में बैठा हुआ स्टूडेंट है वो तो चलो समझ रहा है, लेकिन बैक में बैठा हुआ पीछे बैठा हुआ बच्चा नहीं पढ़ता है और टीचर को समझ में भी नहीं आ पाता है कि वो सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उसको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो सबसे पुरानी मेथड है, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी मेथड कौन सी है, तो सबसे पुरानी मेथड यही है, कौन सी, लेक्चर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टीम टीचिंग मेथड, जिसमें आपको मैंने बताया कि छोटे छोटे से टीम्स बना दिए जाते हैं और उन टीम के माध्यम से स्टूडेंट्स को कुछ कार्य करने के लिए दिया जाता है और फिर हर एक टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो टीम टीचिंग मेथड हो जाती है। लेकिन ये मेथड के भी एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी है, मतलब इसकी गुण भी हैं और क्या है, दोष भी हैं। गुण क्या है कि इस मेथड से कोई एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, बच्चों में पढ़ने की, समझने की, एक्सपेरिमेंट करने की जो टेक्निक है वो डेवलप होती है। लेकिन क्या दिक्कत हो जाती है इसमें कि इससे सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, और अगर इस मेथड से अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लंबी लेंदी मेथड होती है, प्लानिंग में, शेड्यूल करने में ही बहुत सारा समय लग जाता है, ठीक है। हाँ, कुछ कार्य जो हैं वो तो इससे किए जा सकते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट इससे नहीं पढ़ाए जा सकते, ठीक है। और इसमें टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, टीम बनाने के लिए, टीम को मैनेज करने के लिए, टीम को संचालित करने के लिए भी टीचर्स की आवश्यकता होती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन। अब टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी मेथड है आज की तारीख में। तो मैक्सिमम टाइम स्कूल्स में आप देखोगे तो आपको वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे साइंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन सभी को वीडियो फॉर्म में दिखाया जाता है बच्चों को। तो बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं, और जो कुछ भी उन्हें थ्योरी समझाई जा रही है उसका प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं तो उनका मन भी लग जाता है, ठीक है। सारी ही इंद्रियां उनकी उस चीज़ को देखने समझने लगती हैं, ठीक है। तो एडवांटेज तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज भी ये है कि इसमें 2 वे कम्युनिकेशन की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रही हूँ,
अब वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ा रही हूँ तो टू वे कम्युनिकेशन कैसे नहीं हो पाएगा कि ये चल रहा है आपका वीडियो, है ना, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आप यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप सारे ही स्टूडेंट्स कम्युनिकेट करें। कई सारे मन में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ बच्चे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, सारे बच्चे नहीं पूछेंगे, तो वो होता है टू वे कम्युनिकेशन, इसमें नहीं हो पाता है, दोनों तरफ से संचार नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसमें जो क्लासेस हैं उसकी शेड्यूल करने में भी दिक्कत हो सकती है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स में कौन कौन सी विधियां होती हैं? ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है भाई? देखिए, ग्रुप में ये होता है कि छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये 6 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया। अब 6 बच्चों को एक साथ बिठा दिया और यहाँ पे कोई एक विषय पर उन्हें डिस्कशन करने के लिए कह दिया कि भाई यूजीसी नेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पर आप डिस्कशन कीजिए। तो हर बच्चा अपने अपने स्तर पर नेट क्या होता है, इसके क्या उपयोग हैं, इसके बारे में पढ़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर डिस्कशन करेगा और डिस्कशन के लिए फ्री छोड़ दिया जाएगा। टीचर का क्या रोल हो जाएगा यहाँ पे? टीचर केवल मॉनिटर करेगा इन सभी को कि ये जो डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक पर ही हो रहा है ना, बाहर तो नहीं कहीं जा रहा है। तो ये एक मेथड होती है। इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं? तो यहाँ पर इसकी ये लिमिटेशंस हैं कि आप भाई सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, और इसमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप होती है, नो डाउट डेवलप होती है, लेकिन आप सोचो कि सारे ही सब्जेक्ट ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से पढ़ा दिए जाएं तो समय नहीं होता है, लेंथी मेथड होती है, ज़्यादा लोग इसमें बात करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जो टॉपिक है उससे हटकर भी बहुत सारा डिस्कशन हो जाता है जिसमें समय ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इससे बच्चा सीखता बहुत अच्छे से है। जो भी टॉपिक पे वो बात करेगा ना, उसके बारे में पहले कंप्लीट स्टडी करेगा, पढ़ेगा, उसकी स्किल डेवलप होती है, बोलने का तरीका डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है ना। तो अच्छे इसकी गुण भी हैं और इसके दोष भी हैं। सेमिनार, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता दूं कि सेमिनार पर एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। क्या आता है कि ये भाई सेमिनार होता क्या है? तो सेमिनार क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा, क्योंकि अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कोई ना कोई सेमिनार आपने अटेंड जरूर किया होगा। ठीक है, वो क्या है ये देख लेते हैं कि सेमिनार ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई एक टॉपिक डिसाइड किया गया कि ये है टॉपिक, ठीक है, जो करंट टॉपिक होते हैं, विषय वाइज टॉपिक्स होते हैं, कुछ भी होता है, इस पे आपको क्या करना है? एक पेपर लिखना है। पेपर लिखना है मतलब उस टॉपिक पर आप उसकी डिटेल्स में कुछ पेपर्स लिख लीजिए। उसके बाद में इस सेमिनार में आपको उस टॉपिक के ऊपर जो भी आपने लिखा है वो बोलना है। पहले तो यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं या फिर इनवाइटी लेक्चरर्स होते हैं तो वो पहले बोलते हैं, फिर आप बोलते हैं। तो इस तरीके से किसी एक टॉपिक पे बहुत ही गहन डिस्कशन इसमें हो जाता है। ठीक है, स्मॉल ग्रुप इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चों को नहीं, लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लिया जाता है, तो ये एक स्मॉल ग्रुप मेथड हो जाती है। अब इसके डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्या होते हैं गुण और क्या होते हैं इसके दोष। तो ये क्या है? दिस मेथड गिव्स मोर इंडिपेंडेंस विच आइडियाज टू डेवलप द प्रेजेंटेशन स्किल इन पार्टिसिपेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट। जो भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होती है। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज में अगर देखा जाए तो क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय इसमें लगता है। ठीक है, और इसको फाइनली पूरा तरीके से फुल फॉर्म देने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगते हैं, टीचर्स लगते हैं, लेकिन इसे एक टॉपिक पर डिस्कशन ही हो पाता है ना, तो लेंथी मेथड हो जाती है। आगे बात करते हैं पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन भी जिस तरीके से ग्रुप डिस्कशन होता है, पैनल डिस्कशन होता है। इसमें भी कुछ टीचर्स होते हैं, 6 से 8 बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, उसमें एक पैनल बना दिया जाता है और किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। एडवांटेज क्या है? इट विल कंडक्टेड आर यूजली मोर interesting to the audience than the single speaker form, usually on socially relevant issues.
अब यहाँ पर क्या है ना कि किसी एक टॉपिक पर ही बात हो पाएगी, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पर इकट्ठे बात यहाँ पर नहीं हो पाएगी, और इससे भी कुछ एक मेजर इश्यूज़ पर बात हो जाएगी, लेकिन आप सोचो कि इससे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये मेथड बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड क्या होती है, तो ये एक तरह से क्या होगा, एक रचनात्मक कार्य, समूह कार्य होता है। रचनात्मक समूह कार्य होता है जिसमें समूह के सदस्य बाद के मूल्यांकन के लिए किसी दिए गए विषय या समस्या पर बड़ी संख्या में विचार प्रस्तुत करते हैं। इस पद्धति में किसी के साथ टिप्पणियों का आदान प्रदान कर सकते हैं, सिवाय इसके कि प्रतिभागियों को उस समय विचार की आलोचना करने की अनुमति नहीं है। जब विचार आमंत्रित किए जाते हैं, कभी कभी विचारों की गुणवत्ता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सहजता मंथन सत्रों की पहचान हो जाती है। सभी विषय के समाप्त होने तक मंथन के कई दौर चलाए जाते हैं। प्रतिभागी तब तक सभी विचारों का मूल्यांकन करते हैं और सर्वश्रेष्ठ को सूचीबद्ध करने के लिए कहा जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड एक तरह की मेथड ये होती है कि आप किसी विषय पर क्या राय रखते हैं, क्या आप सोचते हैं, तो अपने जितने भी विचार हैं आप उसमें व्यक्त करें। तो आपकी ब्रेन को एक तरीके की एक्सरसाइज मिलती है जो कार्य करने के लिए आपको बाध्य करती है। तो आप कहना चाहिए इससे दिमाग खुलता है, बच्चों को बहुत सारा आगे आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है, सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। तो एक अच्छी मेथड होती है किसी एक टॉपिक पर बहुत डिटेल में डिस्कशन करने के लिए। अब इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, वही कि बहुत ज़्यादा बड़ी मेथड होती है, लेंदी मेथड होती है, सारे टॉपिक इस पर नहीं किए जा सकते हैं। कभी कभी कुछ ट्रेनीज होते हैं जो बहुत मन से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में स्टडी इससे नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज हो गए। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। कोई विषय दिया जाएगा और स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए जाएंगे। 10-10 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया। ये स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, कम हैं, तो 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया। किसी टॉपिक पर उनसे कहा गया कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, मतलब उसमें क्या क्या टॉपिक्स लेने हैं वो डिसाइड कीजिए। उसके लिए पिक्चर्स लेनी है, डिटेल्स लिखने हैं, कोई आपको एग्जाम्पल देकर उसको सॉल्व करना है या प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो एक तरह से ये एक छोटे ग्रुप की मेथड हो जाती है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एक ग्रुप में काम करना स्टार्ट करते हैं और उनकी वर्किंग हैबिट्स बढ़ जाती है, मतलब काम किस तरीके से किया जाता है ना, इस चीज़ को वो सीखने समझने लगते हैं। लिमिटेशन क्या है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए होती है टीचर्स की। ठीक है, और इसमें एडिशनल रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं जो कि हमेशा उपलब्ध नहीं होते। एडिशनल रिसोर्सेज का मतलब क्लासरूम टीचिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए पड़ती हैं, तो हमेशा हर विषय के लिए वो उपलब्ध नहीं होती। रोल प्ले में क्या किया जाता है कि बच्चों को किसी विषय के बारे में समझाना है तो अलग अलग रोल उन्हें दे दिए जाते हैं। एक तरीके से नाटक कराया जाता है और जिससे बच्चा उस कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाता है, जान जाता है। तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। एडवांटेज भी बहुत हैं, डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। एडवांटेज क्या है कि एक तरीके से ये रियल लाइफ की सिचुएशन को समझाती है। जैसे मान लेते कोई नुक्कड़ नाटक हो रहा है तो किसी बस्ती के नाटक के बारे में समझाना है तो उसकी क्या मुसीबतें होती हैं लोगों की, उनके बारे में बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। सामाजिक परेशानियां हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज में ये आ जाता है कि ये अनप्रडिक्टेबल आउटकम्स देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो उद्देश्य लेके इस रोल प्ले को करवा रहे हो बच्चे ने उसी उद्देश्य को पकड़ा, हो सकता है वो कुछ और समझ गया। ठीक है, बच्चे ने ये देख लिया कि अगर आप किसी बस्ती के बारे में उसे नाटक करवा रहे हैं और बच्चे ने देखा सभी लोग गरीब हैं, बहुत काम नहीं, पैसे नहीं हैं, तो कितनी मुसीबतें आती हैं, और आपका उद्देश्य ये था कि आप उन्हें ये समझाएं कि किस तरीके से मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चे ने क्या सीख लिया कि अगर पैसा नहीं होता है तो ज़िंदगी बेकार हो जाती है, इसलिए पैसा कमाना चाहिए, चाहे कैसे भी कमाया जाए। तो आपने जो सिखाना था वो नहीं सीखा, बच्चे ने कुछ और ही सीख लिया। तो कभी कभी इस मेथड के ये डिसएडवांटेज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिमुलेशन एक तरीके की ये मेथड होती है जो कि कंडीशन प्रोवाइड करती है सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशन, मतलब
जैसे मान लेते हैं कोई एक घटना घटी है, आपको उसी तरीके की एक कंडीशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, आप ताकि उस जो भी घटना घटी हुई है उसको फील कर पाएँ। उसके बाद फिर उससे पूछा जाता है कि आप अगर ऐसा हुआ है तो आपका क्या डिसीजन रहेगा, ठीक है। जिस तरीके के लॉ के जो मुद्दे होते हैं उनको समझाने के लिए ये कराया जाता है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, दे आर इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन, बहुत इकोनॉमिकल होती है ये, मतलब कि कम खर्चे में हो जाती है। इसमें सेफ्टी एस्पेक्ट भी बहुत सही होते हैं, लेकिन बात यही है कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, इक्विपमेंट के रूप में बहुत सारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, जो कि हमेशा और हर विषय के लिए ये चीज़ें उपयोगी नहीं होती। ट्यूटोरियल मेथड, ये तो होती सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड यही है, इसी से तो आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है। जिस तरीके से ट्यूशन दी जाती है वैसे, मतलब सिखाना, समझाना, पढ़ाना, सिलेबस कंप्लीट करवाना, क्वेश्चन आंसर्स करवाना, क्विज़ करवाना, ये सारी चीज़ें ट्यूटोरियल मेथड में आती हैं। अब इसमें फोकस होता है बच्चा, स्टूडेंट्स भी फोकस होता है, टीचर भी होता है, ठीक है। बहुत सारे आइडियाज़ निकल कर आते हैं, कंट्रोल होता है इसमें, लर्निंग प्रोसेस को सिस्टमेटिक वे में कराया जाता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज में देखा जाए तो क्या है कि इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड द सुटेबल पेस ऑफ ट्रेनीज वेरी ग्रेटली इनएबिलिटी, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग तो होती ही है, लेकिन सबसे सूटेबल मेथड पढ़ाने के लिए ही हो जाती है ट्यूटोरियल मेथड, जिसमें बच्चे को सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, इंडिविजुअल भी हो जाती है और स्मॉल ग्रुप में भी हो जाती है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड मेनली साइंस सब्जेक्ट में की जाती है। किसी विषय के बारे में आपको पढ़ाना है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ाना है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, ये बच्चे को पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 4 गत्ते के टुकड़े लेंगे, उनमें सभी में एक सीध में छेद कर देंगे, यहाँ सामने एक कैंडल को रख देंगे, मोमबत्ती को रखेंगे, फिर देखेंगे कि आपको ये गत्तों की जो छेद हैं उनमें से ये मोमबत्ती दिखाई दे रही है, इसका मतलब है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आप यदि एक गत्ते को हटा देते हैं तो यहाँ पे प्रकाश नहीं दिखाई देता है, मतलब प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा। तो ये समझाने के लिए आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना होगा, जो बच्चा ढंग से सीख लेगा, समझ लेगा। तो विज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है। लिमिटेशन ये है कि आप हर चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, हर विषय को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इंडिविजुअल टीचिंग मेथड में ट्यूटोरियल आ जाता है, जिसमें आप बच्चे को पढ़ाते हैं, असाइनमेंट में कुछ बच्चों को काम करने के लिए दिया जाता है, वो आप उससे काम करके उनसे क्वेश्चंस करवा लीजिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेते हैं। तो इस तरीके से इंडिविजुअल मेथड्स होती हैं। केस स्टडी के बारे में ज़रूर आप समझ लीजिए। केस स्टडी क्या होता है कि देखिए, एक कोई घटना घटी, एक बच्चा था या फिर एक बच्चे था या फिर एक कोई किसी के बारे में बात कर लें, XYZ, जो सब्जेक्ट वाइज देखा जाता है। मान लेते हैं लॉ का कुछ पढ़ने का है, आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर एजुकेशन के, जो भी है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो जेल गया है, ठीक है, किस कारण से गया है, क्यों, उसने क्या कार्य किया था, किस तरीके से उसने जो भी उसके साथ में घटना घटी वो क्यों हुई, तो उसके बारे में कंप्लीट एक केस बनाएंगे आप, और केस बनाने के बाद उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद उसको लिपिबद्ध भी करेंगे, मतलब लिखेंगे। तो ये कहलाती है केस स्टडी, ठीक है। ये किसी भी विषय में की जा सकती है, लेकिन हर एक विषय को, हर एक चीज़ को समझाने के लिए आप केस स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। सब्जेक्ट सारे ही सब्जेक्ट के लिए यूज़फुल नहीं है, इसका डिसएडवांटेज यही है। अब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में आ जाता है, छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाए जाएं और उसके बाद उसका इंस्ट्रक्शन दिया जाए बच्चों को सिखाने के लिए। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। और इसमें बच्चे को मोटिवेशन भी प्राप्त होता है, पिक्चर्स भी आती हैं, ठीक है। लर्नर मोटिवेशन में गेट डिमिनाइज्ड आफ्टर सम टाइम, लेकिन इससे क्या होता है कि जितने समय में थोड़ी देर तक मोटिवेशन रहता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। कंप्यूटर साइड लर्निंग, कंप्यूटर से सीखना, कंप्यूटर के प्रोग्राम से सीखना, ये हो जाती है, ठीक है। और इसको CAL भी कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें बच्चा क्विकली चीज़ों को सीखता है, बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं सीखने के लिए। एडवांटेज क्या हो जाता है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हो जाती है, बेटर कंट्रोल हो जाता है,
कंपैरिजन टू अदर मेथड, इफ़ेक्टिवली बच्चा समझ लेता है, सीख लेता है, पार्टिसिपेट कर लेता है, सिमुलेशन कर लेता है, लेकिन इट इज़ इम्पर्सनल एंड कॉस्टली। यहाँ पर ये बात आ जाती है, ये महंगी मेथड हो जाती है। ओपन लर्निंग एक तरीके से ऐसी लर्निंग है जिसमें कोई भी बच्चा कभी भी कहीं पे भी सीख सकता है, लेकिन ये फॉर्मल लर्निंग में नहीं आती है, मतलब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत इसे कर पाना मुश्किल हो जाता है। इंटरेक्टिव वीडियोस मतलब किसी एक टॉपिक पर कुछ वीडियोस बनाए जाएं और बच्चों को वो वीडियोस के माध्यम से पढ़ाया जाए, तो ये इंटरेक्टिव वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई हो जाती है। लेकिन ये भी जो मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, मतलब एक टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, उसके बाद फिर उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, उसको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, लेकिन एक टॉपिक पर बनाने के बाद दूसरे टॉपिक पर फिर बनाया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है अगर हम क्लासरूम टीचिंग की बात करें तो। नहीं तो इंटरेक्टिव वीडियोस में आजकल जो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है वो एक तरह से वीडियो के माध्यम से ही हो रही है, तो हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके की एक मेथड होती है। ह्यूरिस्टिक मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड, इस विधि की जो वकालत है वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने करी थी, ये बहुत नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। एक तरीके से खोज विधि कहलाती है, ठीक है। बच्चों को कोई टॉपिक दिए जाते हैं और उस टॉपिक की थोड़ी बहुत जानकारी दे दी जाती है, उसके बाद में उनसे कहा जाता है इसमें डिटेल नॉलेज आपको प्राप्त करना है और लिखना है, ठीक है। तो ये बात क्या करता है, बच्चा उसमें खोजने की कोशिश करता है और खोजने के बाद फिर जो भी उसे तथ्य मिलते हैं उसको फिर लिखता है, तो ये कहलाता है खोज विधि। ये मेनली गणित के लिए, विज्ञान के लिए, शोध विषयों के लिए ये मेथड उपयोग की जाती है, ठीक। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बात करी टीचिंग मेथड्स के बारे में। बहुत सारी मेथड्स आपको मैंने बताई और ये सारी ही मेथड्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्लासरूम टीचिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लासरूम टीचिंग के अलावा जो अनौपचारिक विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक वीडियो था जिसमें मैंने टीचिंग मेथड्स के बारे में, काफ़ी सारे मेथड्स के बारे में आपको बताया। अगर वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। अब आज हमारी क्लास हो गई, अब हम मिलेंगे आपसे मंडे को। आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे हमारी क्लास नहीं होती है। मंडे से आपकी एजुकेशन की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, टाइमिंग मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर और ग्रुप्स में। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो टाइम पर ज़रूर क्लास अटेंड किया करें। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो ये बात ध्यान में रखें, अगर हमारी क्लास 5:30 बजे शाम को हो रही है तो आप 5 बजे 5:30 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप क्लास को टाइमिंग पर ही अटेंड करें, ठीक है। और क्योंकि उस वक्त अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे दूंगी, क्योंकि फिर बाद में कमेंट सेक्शन में आंसर्स दे पाना उतना संभव नहीं होता है। अगर आपने उसी वक्त क्वेश्चंस किए हैं तो मैं उसका आंसर तुरंत में दे सकती हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आपसे फिर मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।